मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, हम एक बार फिर मैं आपके लिए जो MCQ सीरीज़ लेकर आया हूँ और इस MCQ सीरीज़ में ये जो कॉस्ट अकाउंट्स जो आपका नया जो सिलेबस ऐड अप हुआ है उसको लेकर मैं MCQ सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो इसके कुछ लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो अब इस सीरीज में आपसे मैं MCQs डिस्कस करूंगा कॉस्ट अकाउंट से। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स? कॉस्ट अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट क्या है? कॉस्ट असर्टेनमेंट है या फिर टैक्स कंप्लायंस है, फिनेंशियल ऑडिट है, प्रॉफिट एनालिसिस है? तो हम कॉस्ट अकाउंट का यूज़ क्या होता है? कॉस्ट अकाउंट का यूज़ होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की लागत क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, हमें उसकी कॉस्ट को असर्टेन करना होता है। तो जो आंसर हमारा है दैट इज ए, कॉस्ट असर्टेनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर विच फर्म? प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? इसमें क्या हो जाता है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है। अलग अलग प्रोसेस में क्या आ जाएगा कि इन वन गो वो प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट नहीं होता। तो एक जो प्रोसेस होगा वहां से हमारा प्रोडक्ट बनता है और जो फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो इनपुट बन जाता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या हो जाता है कि जहां पर हमें जो वर्क करना होगा, जो ऑपरेशंस हमारे जो होंगे वो एक एक में लिमिट नहीं होगा। जैसे अब एग्जांपल में ले लीजिएगा, क्लॉथ में सबसे पहले हम धागा बनाते हैं, वो वेविंग प्रोसेस होता है। जो धागा बनता है पहले प्रोसेस का, वेविंग प्रोसेस से वो जो स्पिनिंग, वेविंग से स्पिनिंग से धागा बनेगा। धागा एक प्रोसेस के आ गया, उसके बाद हम कपड़ा बुनते हैं, ये नेक्स्ट प्रोसेस आ गया, वेविंग प्रोसेस होगा और उसके बाद हम आगे कपड़े को फर्दर प्रोसेस करते हैं। फूड इंडस्ट्री में भी ऐसे होता है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स है, कच्चा तेल, क्रूड को हम प्रोसेस करते हैं। हमारे पास कच्चे तेल से डीजल, पेट्रोल, पैराफिन, कैरोसिन ऑयल, वो सब चीज़ें जो आती है वो बनती है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग किसके लिए यूज होती है? ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स के लिए। नेक्स्ट वन इज, इन हाउ मेनी वेज कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन? हम कॉस्ट के क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं? सो वी आर हैविंग मैनी वेज बाय विच जो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज बेटा, इसके बाद जो आ जाएगा, विच कॉस्ट इज इनकर्ड इवन इफ द कॉस्ट कंपनी इज क्लोज्ड? अगर हम कंपनी को क्लोज भी कर देंगे तो वो कौन सी कॉस्ट है जो हमें इनकर करनी पड़ेगी? संक कॉस्ट क्या होता है? ये वो कॉस्ट होती है कि जो हमने अभी तक एक्सपेंडिचर कर दिया, जो खर्चा भी हमने कर दिया, जो हमारा खर्चा डूब गया, उसे हम बोलते हैं संक कॉस्ट। एक हिस्टोरिकल कॉस्ट बनी आएगी। तो शट डाउन कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो अगर हम बिजनेस को बंद भी कर देते हैं, हमें एटलीस्ट ये खर्चा जो होता है वो इनकर करना पड़ता है। सो शट डाउन कॉस्ट इज द राइट आंसर, जो हमारा आ जाएगा इवन इफ कंपनी इज क्लोज्ड, हमें तब भी जो खर्चा इनकर करना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल हम जो बिल्डिंग है, अब एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में या भी आप लॉकडाउन के टाइम पर आप देख लीजिएगा तो बहुत से बिजनेस हाउसेस जो थे वो बंद थे, क्लोज थे इनिशियल डेज में, बट उनका जो बिजली का जो मिनिमम बिल आता था दैट इज अ शट डाउन कॉस्ट। आप काम करो या ना करो, बट आपको जो मिनिमम खर्चे जो होंगे इनकर करने पड़ेंगे। जैसे हमारे कोचिंग सेंटर्स के जो रेंट था, हमारा कोचिंग सेंटर बंद था, बट स्टिल वी हैव टू पे अ रेंट। तो ये हमारे कौन से खर्चे थे? ये आगे शट डाउन कॉस्ट थी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बेटा ओवरहेड एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस है, और क्या हमारे पास ऑप्शन में बेटा ऑप्शन में आ जाएगा, देखते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस है,
और मेजर एक्सपेंसेस हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बेटा हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा, वेरिएबल वेयर हाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ विच कॉस्ट। वेयर हाउस रेंट किसका पार्ट है? कॉस्ट शीट आप सबने पढ़ी होगी, अब मेरे लेक्चर्स आपने देखे होंगे। तो कॉस्ट शीट में क्या बेटा बताया था कि वेयर हाउस रेंट क्या होता है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं और जब उसको हमने सेल करना होता है तो हम उसे वेयर हाउस में रखते हैं। हमारे पास जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है, ऑफिस ओवरहेड्स होता है और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेयर हाउस रेंट किसके लिए होता है? जब हम गुड्स को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड होगा। सो राइट आंसर हियर इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। टेंडर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टेंडर? टेंडर मीन्स जब हमें कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट हम बोल सकते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है, अब गवर्नमेंट जैसे टेंडर ओपन करती है, वो कहते हैं कि बताइए हमें ये कोई काम करवाना है, कोई भी वर्क आ गया, सड़कें बनानी है, नालियाँ बनवानी है, पुल बनाना है, तो टेंडर निकालते हैं कि बताइए आप कितने रुपए हमसे चार्ज करेंगे। तो हम एक एस्टिमेट करते हैं अपनी कॉस्ट का, हमारा कितनी कॉस्ट आएगी और हम कितना प्रॉफिट लेंगे और हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए। हम अपना प्रॉफिट उस पर कैलकुलेट कर जो टेंडर कोट करते हैं कि यस विल बी पेइंग, हम इतने रुपए के लिए जो इस काम को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम टेंडर में अमाउंट क्या एस्टिमेट बताते हैं, एस्टिमेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस, कि कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद, प्रॉफिट ऐड करने के बाद, कि हम जो सेल प्राइस जो होगी, हम सेलिंग प्राइस को एस्टिमेट करेंगे, हम ये अमाउंट कोट करते हैं इंक्लूसिव ऑफ अ प्रॉफिट। सो इट इज एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट वन बेटा, 8th, अ टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज। जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है उनके टोटल को क्या कहते हैं? जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में आपने पढ़ा था, हमारे पास जो 3 जो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस रादर, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। और इन तीनों को आगे सब डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में। तो जो भी हमारे डायरेक्ट कॉस्ट होंगे, चाहे डायरेक्ट मटेरियल होगा, चाहे डायरेक्ट लेबर होगी, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, इन सब को जब हम सम टोटल करते हैं तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है। तो प्राइम कॉस्ट क्या होता है बेटा? इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट, ईदर इट कैन बी मटेरियल एंड इट कैन बी लेबर एंड इट कैन बी एक्सपेंसेस। व्हाट आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट? कौन सी आइटम इनमें से कॉस्ट अकाउंट में हम इंक्लूड नहीं करते? कॉस्ट अकाउंट में हमारा पर्पस क्या, कॉस्ट अकाउंट को कैलकुलेट करने का, कि प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट निकालनी है, प्लानिंग करनी होती है, कंट्रोलिंग करनी होती है। जब हम किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग उसका आइटम, उसका एलिमेंट नहीं होता। सो प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। डिफरेंट टाइप्स की कॉस्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज व्हाट टाइप ऑफ कॉस्टिंग? वो किस प्रकार की कॉस्टिंग यूज करते हैं? हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कॉस्टिंग होती है, अलग अलग प्रकार की हमारे पास कॉस्टिंग होती है। तो टॉय मेकिंग जो होती है वो कौन सा वाला यूज किया जाता है उनके द्वारा? तो उसमें क्या आ जाएगा, अभी देखते हैं इसमें। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्या था, मल्टीपल कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, यूनिट कॉस्टिंग है और बैच कॉस्टिंग है। तो टॉय मेकिंग जो कौन सा वाला करती है, वो बैच कॉस्टिंग यूज करती है। मींस हमारे ये जो टॉयज, हमने इतने जो टॉयज बनाए, एक पर्टिकुलर बैच, आप कहीं प्रोडक्ट्स देखेंगे उसमें लिखा होगा बैच नंबर, लिखा होता है लॉट नंबर, लिखा होता है। तो टॉय मेकिंग जो होती है वो बैच कॉस्टिंग, कि इस पर्टिकुलर बैच में ये हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट बने हैं, अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफॉल्ट आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, तो पर्टिकुलर बैच की आइटम्स होती है। नेक्स्ट वन बेटा 11th वन, डैश डज नॉट डील विद द accumulation, classification, analysis, allocation, summarization, interpretation। तो क्या चीज जैसे डील नहीं करती? कॉस्ट अकाउंटिंग भी इसमें डील करती है, कॉस्ट अकाउंटेंसी भी डील करती है। सो फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो इनसे डील नहीं करती। सो कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स, financial accounting does not deal with
कॉस्ट अकाउंट डील करती है एक्युमुलेशन से, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, एलोकेशन, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट। तो ये किसका काम है? कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी का काम है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। हम बात करते हैं पहले कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग का मतलब आ जाता है लागत किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का। कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या जाता है कि कॉस्ट को, डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हम किसी की प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स, मेथड्स जो होता है कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था, इट इज कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास? द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफाइड थिंग और एन एक्टिविटी और कॉस्ट यूनिट इज नोन एज। तो अमाउंट जो एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है, किस पर खर्चा किया जाता है, या किसी को एट्रीब्यूट किया जा सकता है किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी कॉस्ट को। तो यहाँ पर जैसे लिखा कि एक्टिविटी का, तो जो भी खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट बोलते हैं। तो जो भी खर्चा एक्सपेंडिचर इनकर किया गया, या जैसे हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी स्पेसिफाइड थिंग से, किसी एक्टिविटी से, या कॉस्ट यूनिट से, वो हमारे लिए कॉस्ट होती है। Next one, the aggregate amount of all items of expenses paid or payable for the particular product or service is called as। किसी भी प्रोडक्ट के लिए कोई भी खर्चा जो अगर हमने किया होगा या हमने पे करना है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड, उसको बेटा हम उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कहते हैं। इवन दो हमने वो खर्चे एक्सपेंसेस हमने पे किए हों या अभी हमने पे करने हैं, चाहे वो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं चाहे हम सर्विस कर रहे हैं, सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, तो जो भी इस किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड खर्चा होगा, इवन दो इट इज पेड और इफ इट इज नॉट स्टिल पेड इट इज पेबल, तो उसकी टोटल कॉस्ट का पार्ट होता है। नेक्स्ट, डैश कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट। थोड़ा सा बेटा मैं जूम कर लेता हूं कि आपको प्रॉपरली दिख जाए, ठीक है जी। तो डैश कॉस्ट represents the increase or decrease in total cost which occurs with change in output। जैसे जैसे हमारा चेंज इन आउटपुट होता है तो हमारी कॉस्ट जो इंक्रीज या डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट जो होती है with the change in output it occurs due to the marginal cost। marginal cost क्या होती है बेटा कि अगर मैं 10 यूनिट बना रहा हूँ, if I'm producing 10 units, 10 यूनिट्स के लिए if I'm incurring ₹100, ठीक है जी। अब मैंने 11 यूनिट बनाए, 11 यूनिट बनाने के लिए मेरी अगर कॉस्ट लगी 111 रुपये, तो विद एवरी एडिशनल यूनिट जो एक्स्ट्रा जो इंक्रीज हुआ और मैंने यूनिट्स बनाए, मैंने 10 से 11 एक यूनिट और बनाया और मेरी टोटल कॉस्ट में कितनी इंक्रीमेंट हुई, कितनी इंक्रीज हुई, तो पहले 100 था, 111 है, तो एक और यूनिट बनाने के लिए मुझे 11 रुपीज़ और खर्च करने पड़े। कितने रुपए खर्च करने पड़े बेटा? मेरे को 11 रुपीज़ और खर्च करने पड़े। तो जो एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, एक्सपेंस करना पड़ता है, जो इंक्रीज या डिक्रीज किस में होगा? टोटल कॉस्ट में। जब हम आउटपुट को चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसके जो डिटेल में पढ़ने वाला है। नेक्स्ट वन इज बेटा क्या आ जाएगा? अब आपको बेटा ये एमसीक्यूज जो होंगे वो मिलते जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी इसके मिलते जाएंगे, और ये जो मेरे लेक्चर्स हैं कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड होंगे वो लेक्चर्स आप लोगों को ट्रिपल में मिलते जाएंगे। और जो एमसीक्यू सीरीज होगी वो मेरे ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल, ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल जो एमसीक्यू सीरीज होगी वो आप मेरे वाले चैनल पर आप इसे भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है जी। ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल पर एमसीक्यू सीरीज डिस्कस होगी और जितने भी लेक्चर्स होंगे वो ट्रिपल एस पर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
तो किसी कारण से, किसी वजह से थोड़ा बिजी शेड्यूल भी था और भी कई ऑब्लिगेशंस है, जिस वजह से आप लोगों के लिए मैं लेक्चर्स पहले नहीं लेकर आ पा रहा था। इसके अलावा बेटा जो जिन बच्चों को स्पेशल अटेंशन चाहिए, मेरे ऑफलाइन बैचेस भी बेटा चल रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं और मेरे ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, जिनको इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत है। ऑल दो स्टूडेंट्स हु नीड इंडिविजुअल अटेंशन, जिनका टारगेट 30 आउट ऑफ 30 का है, तो इफ़ दे वांट कि वो मेरे ऑनलाइन जो मेरे पेड बैचेस हैं, जो मेरे प्रीमियम क्लासेस हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, सो दे कैन कॉन्टेक्ट मी। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 7889930313 पर, 30313 पर। तो इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन जो बैचेस चल रहे हैं, वैसे तो आपको यहाँ पर भी आपको MCQs PDF मिलेंगे, बट जिनको और ज़्यादा जो वेट और ज़्यादा अटेंशन, इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, सो दे कैन ज्वाइन माई ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस। और फॉर दोज पर्सन, दो स्टूडेंट्स जो जम्मू में नहीं है, जो नहीं आ सकते, सो दे कैन अटेंड, दे कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस, और जो आ सकते हैं तो दे कैन टेक ऑफलाइन क्लासेस। नेक्स्ट वन बेटा 15th में क्या जाएगा? द एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू जॉब्स, वो खर्चे जिसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं जॉब से, प्रोडक्ट से, प्रोसेस से, कॉस्ट सेंटर से या कॉस्ट यूनिट से, तो उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट क्या जाती है, जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली जोड़ सकें, लिंक कर सकें, किसी भी जॉब से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। द टेक्निक एंड डैश ऑफ असर्टनिंग द कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या हो जाती है? कॉस्टिंग क्या चीज़ है? ये टेक्निक है, ये प्रोसेस है। कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस। तो जो टेक्निक एंड प्रोसेस होगा जिसके द्वारा हम कॉस्ट को असर्टन कर सकते हैं, कॉस्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग, उसे हम कॉस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन 17th में आ जाएगा, डैश इज अप्लाइड वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट। क्या होगा? व्हेन प्रोडक्शन इज कैरिड आउट एज पर स्पेसिफिक ऑर्डर। जब हम बेटा स्पेसिफिक ऑर्डर या कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उस ब्रांच ऑफ कॉस्टिंग को क्या कहा जाता है? उस ब्रांच ऑफ कॉस्टिंग को बेटा हम जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। अब जॉब कॉस्टिंग क्या आ जाएगा कि जैसे आपने कोई पर्टिकुलर अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कोई काम करवाना है, जैसे हम देखते हैं कि आप घर में जैसे वाइट वॉश करवा रहे हैं, या आपने कोई फर्नीचर का एक अलग से डिज़ाइन फर्नीचर बनवाना है, तो आप कारपेंटर को बोलोगे कि मेरे को इस पर्टिकुलर वे से, मेरे को ये डिज़ाइन का, इस मटेरियल का, इस पैटर्न का, इस कलर का जो होगा, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, मेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मेरे को वार्डरोब बनानी है, कबर्ड बनानी है, फर्नीचर बनाना है, तो वो जो काम होता है वो एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होता है, उसे हम जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। आप में से किसी ने अगर कोई डिज़ाइनर सूट सिलवाने के लिए जाता है, तो वहाँ पर जो बुटीक में आप अपनी स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो अपनी ज़रूरतों को बताते हो, तो वो जो प्रोडक्शन का जो तरीका होता है स्पेसिफिक ऑर्डर के बेसिस पर, दैट इज एज पर द ऑर्डर, उसे हम जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, मार्जिनल कॉस्टिंग को बेटा हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। अभी मैंने आपसे डिस्कस क्या किया था, क्या डिस्कस किया था कि क्या होता क्या है जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग किया जाता है कि हमारे पास दो प्रकार के बेटा खर्चे होते हैं। एक हमारे होते हैं फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, और एक हमारे होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस बेटा कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? दैट विल रिमेन फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट, चाहे हम 60% कैपेसिटी पर काम करें, चाहे हम 70% पर, चाहे हम 80% कैपेसिटी पर काम करें, हमारे जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं इट विल रिमेन सेम, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। बट जैसे जैसे हम आउटपुट की परसेंटेज चेंज करेंगे, तो कौन से खर्चे हमारे चेंज होंगे? हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस जो होते हैं बेटा वो चेंज करेंगे। फिक्स्ड विल रिमेन सेम बट वेरिएबल विल चेंज। तो मार्जिनल कॉस्ट में कौन सी
कॉस्ट फिर इंक्रीज होगी, चेंज होगी। मैं 6000 यूनिट बना रहा हूँ, 7000 बना रहा हूँ, 8000 बना रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट तो बेटा मेरी सेम रहेगी। तो चेंजेस किस में आएगी? इट विल बी, चेंजेस जो होंगी वो तो वेरिएबल पार्ट में आएगी ना। सो दैट्स वाई हम मार्जिनल कॉस्टिंग को बेटा वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट वन 19th में आ जाएगा, डैश इज द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग अंडर विच कॉस्ट आर डिटरमिन्ड आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। तो कौन सा यूनिफॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होती है? इसमें हम पहले खर्चा कर देते हैं। ये वो सिस्टम है कॉस्टिंग का जिसमें कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। तो हमने इनकर करने के बाद देखा कि कितना हमारा खर्चा आया, तो वो कौन सी आ जाती है? दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहते हैं। क्लियर है? तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो नया प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगा होगा आप इसे शेयर करिए। और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, मेरे को बहुत से बच्चों के कॉल्स आए थे कि आप सर के लेक्चर्स नहीं आ रहे। तो बेटा कई कुछ कारण, कुछ हमारी अपनी कुछ और भी ऑब्लिगेशंस है जिसमें हम बिजी रहते हैं। कुछ ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, ऑनलाइन भी चल रहे हैं, जूम पर चल रहे हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों का जो प्यार है उसको हम कंटिन्यू रखें, आप लोगों के लिए लेक्चर्स हम लेकर आते रहें। ठीक है जी बेटा, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आपके कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल होंगे, आप कमेंट बॉक्स पर पक्का मेंशन करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके।